आप सभी को वेरी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। और आज हम लोग एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक के बारे में चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यस। कौन सा टॉपिक है? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। क्या होता है लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन? कॉलेज के बारे में हम चर्चा करेंगे। आखिर ये होता क्या है? जितने भी केमिस्ट्री में रिएक्शन होते हैं, जितने भी रिएक्शन होते हैं एक सर्टेन लॉ से होता है, उसके लिए नियम है। जिस नियम के अनुसार केमिकल रिएक्शन होते हैं उस नियम को हम लोग क्या कहते हैं? लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। ऑल रिएक्शन टेक प्लेस according to certain law is called law of chemical combination। मतलब जितने भी रिएक्शन हैं जिस लॉ के अनुसार होते हैं उस लॉ को हम लोग लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो केमिकल कॉम्बिनेशन के 5 बड़े लॉ हैं। कितने लॉ है? 5 लॉ है। और ये लॉ डिसाइड करते हैं कंबाइन और कंपाउंड। ये लॉ क्या डिसाइड करते हैं? ये लॉ डिसाइड करते हैं कि कितने परसेंट एलिमेंट के साथ कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है। यह लॉ क्या डिसाइड करता है कि कितना परसेंट एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंबाइन करके कंपाउंड बनाता है, कितने मास से कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं, या कितने मोल से कंबाइन करके कंपाउंड बनाते हैं। ये डिसाइड कौन करता है? ये 5 बड़े लॉ हैं केमिकल कॉम्बिनेशन के। जरा हम लोग इस लॉ को देख लेते हैं। पहला लॉ है लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। पहला लॉ। दूसरा लॉ लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। कांस्टेंट प्रोपोर्शन। हाँ, प्रोपोर्शन। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये थर्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। मल्टीपल प्रोपोर्शन। फोर्थ लॉ है लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और 5 लॉ है गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। ये 5 लॉ है जो डिसाइड करते हैं कि कितने परसेंटेज में एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के कितने परसेंट से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा। ये लॉ डिसाइड करेंगे एक एलिमेंट का कितना मास दूसरे एलिमेंट के कितने मास से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा।
ये लॉ डिसाइड करेंगे कि एक एलिमेंट का कितना मोल दूसरे एलिमेंट के कितने मोल से कंबाइन करके कंपाउंड बनाएगा। ये 5 बड़े लॉ हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉज ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गे-लुसैक्स लॉ ऑफ गैसियस वॉल्यूम। जरा हम लोग इसमें देखेंगे ये लॉ किसके, जो लॉ दिए गए हैं किनके किनके द्वारा दिए गए हैं। इसके लिए एक ट्रिक है, डॉक्टर एलपीजी। ये लॉ डॉक्टर एलपीजी के द्वारा दिया गया है। यह एक ट्रिक है। जैसे लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये दिया गया है लेब्वाइजर के द्वारा। किसके द्वारा? लेब्वाइजर के द्वारा। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन लेब्वाइजर हो गया। ये है प्राउस्ट। ये लॉ किसके द्वारा दिया गया है? प्राउस्ट के द्वारा दिया गया है। और जी से गे-लुसैक, ये जो 5 लॉ है ये गे-लुसैक के द्वारा दिया गया है। गे-लुसैक के द्वारा दिया हुआ है। और ये लॉ ऑफ मल्टीपल जो प्रोपोर्शन है ये डाल्टन के द्वारा दिया हुआ है। डाल्टन के द्वारा दिया गया है। और लॉ ऑफ जो रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है आर से रिक्टर, ये रिक्टर के द्वारा दिया गया है। तो हम लोग देख लिए कि जो विभिन्न लॉ हैं, जो डिफरेंट लॉ है किनके किनके द्वारा दिया गया है। लेब्वाइजर के द्वारा, ये प्राउस्ट के द्वारा, ये लॉ डाल्टन के द्वारा, ये लॉ रिक्टर के द्वारा और ये गे-लुसैक्स के द्वारा। यस सर। जरा हम लोग ध्यान से समझेंगे कि ये जो 4 लॉ हैं ये मास को रिलेट करते हैं। इसको रिलेट करते हैं मास को, द्रव्यमान को रिलेट करते हैं। और ये जो 5th लॉ है यह गैस के वॉल्यूम को रिलेट करता है। वॉल्यूम ऑफ गैस। अभी हम लोग डिस्कस किए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के बारे में और हम लोग उसके फर्स्ट लॉ के बारे में अब हम लोग डिस्कस करेंगे, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जिसको किसने दिया था? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को लेब्वाइजर ने दिया। और लेब्वाइजर को ही हम लोग केमिस्ट्री के फादर बोलते हैं। फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास। हाँ, लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास। कंजर्वेशन ऑफ मास लेब्वाइजर ने दिया था। इस लॉ के अनुसार, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। द्रव्यमान को ना बनाया जा सकता है और ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, वो हमेशा कंजर्व रहता है। क्या बोला गया? मास कैन नाइदर बी created nor be destroyed, nor be destroyed। ठीक है, यानी कि मास को तो ना बनाया जा सकता है और ना ही उसका विनाश किया जा सकता है, यह सिर्फ कंजर्व रहता है। क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मान लिया जाए कि हमारे पास एक एलिमेंट ए है और एक एलिमेंट बी है। कंपाउंड क्या बनाया? ए बी बनाया। ये वाला पोर्शन रिएक्टेंट कहलाता है और ये वाला पोर्शन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। यानी कि दोनों का मास क्या होगा? इक्वल होगा। दोनों का मास क्या होगा? इक्वल होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज
इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, यानी कि जो हमारा मास है कंजर्व है, हेंस प्रोडक्ट ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास बराबर होगा। क्या होगा? सम ऑफ मास इक्वल टू सम ऑफ मास किसका? प्रोडक्ट का। सम ऑफ मास रिएक्टेंट का इक्वल टू सम ऑफ मास प्रोडक्ट का। यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। मास को ना बनाया जा सकता है, ना उसका विनाश किया जा सकता है, या कंजर्व रहता है। टोटल मास रिएक्टेंट का बराबर होता है टोटल मास प्रोडक्ट से। दोनों का मास बराबर होता है। एक एग्जांपल से हम लोग देखेंगे। कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, क्या बनाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा। इसको तो बैलेंस करने की जरूरत है नहीं, पहले से बैलेंस्ड है। जब तक हम लोग रिएक्शन को बैलेंस नहीं करेंगे तब तक हम कोई काम नहीं करेंगे, लेकिन पहले ही से बैलेंस्ड है। एक कार्बन का कितना होता है? और एक ऑक्सीजन का 16, तो 2 ऑक्सीजन का 32। एक कार्बन का कितना? 12, और 2 into 16 यानी कि 12 प्लस 32 कितना आ गया? 44। इसको भी ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 44। हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि रिएक्टेंट का मास और प्रोडक्ट का मास दोनों क्या है? बराबर है। और यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसको लेब्वाइजर ने दिया था। इसमें कोई किसी भी तरह कोई दिक्कत